यस सर। ओके, क्वेश्चन 38 एंड 39। 38 क्वेश्चन मुझे वैसे ही डिस्कस करना है बच्चा, क्योंकि 38 क्वेश्चन में शेयर्स वाली बात है, तो शेयर्स वाली बात को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे ही। 38 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। कितने बच्चों से हो चुका है 38 नंबर का क्वेश्चन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चा ये। हो गया सर मेरे से हो गया। हो गया, चलो वेरी Yes, गुड। sir. चलिए मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। जिन बच्चों ने स्कूल में किया ना उनको तो कोई डाउट नहीं आएगा आई थिंक। जिन बच्चों ने नहीं किया ना उनके लिए तो ये प्रॉब्लमेटिक है ही क्वेश्चन बच्चा। आप देखिएगा, क्वेश्चन 38 says A, B, C were in a partnership sharing profits in the ratio of 7:2:1 and the balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was। लाइबिलिटी और असेट्स दी हुई है। वॉइस डबल डबल तो नहीं आ रही ना बच्चा? 38 नंबर का क्वेश्चन, ये पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा हमारा। सारे एसेट्स ट्रांसफर करेंगे इंक्लूडिंग ये जो शेयर्स लिखे हैं ना, शेयर्स ये भी ट्रांसफर होंगे बच्चा। क्यों ट्रांसफर होंगे? क्योंकि ये भी हमारे लिए एसेट है। एक बात सोचो, आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आप कर रहे हैं कोई बिजनेस, आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई कंपनी के शेयर खरीदे बेटा, तो वो आप एसेट ही तो कहलाएंगे ना आपके लिए। समझना, दो अलग अलग चीजें हैं। एक होते हैं शेयर्स जो हम लोगों की कंपनी के हैं, वो हम सीखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वाला यूनिट है ना, कंपनी वाला यूनिट, वहां करके हम सीखेंगे अपने खुद के शेयर्स कैसे डील करते हैं। बट ये वाले जो शेयर्स है ना, इन शेयर्स में हम लोगों ने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। आप इस चीज को समझना, समझ गए? तो जब आप कभी किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो शेयर्स आपकी असेट कहलाते हैं। ठीक है, वो असेट्स आपको कैसे करने हैं बेटा? असेट्स को भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इन शेयर्स वाली बात को भी। ठीक है, देखना इधर सारे असेट्स टू सन्ड्रीज असेट्स। यहाँ पे असेट्स में क्या क्या चीजें डालेंगे बेटा? एक तो है हमारे पास क्रेडिटर्स, ओह सॉरी, असेट्स में क्रेडिटर्स कैसे आएगा? बिल्डिंग 20,000 का, प्लांट, एक बच्चा कैलकुलेशन के साथ रेडी रहना, 31,220, गुडविल 10,000, 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड लिखा बच्चा, तो आप लिखेंगे ऐसे, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, ये है 2400 के। ये कितने शेयर्स हैं टोटल? 100। मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, फिर है आपके पास 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड, तो शेयर्स इन वाई लिमिटेड 10,000 के शेयर्स, और 1000 शेयर्स। स्टॉक, स्टॉक है 11,240 का। डेटर्स और पेटेंट, बैंक बैलेंस तो आएगा नहीं, डेटर्स है 8740 और पेटेंट है 380। ठीक है, अब बेटा बैंक का बैलेंस और दिया हुआ है। बैंक का आपको एक अलग अकाउंट बनाना है, याद होगा आपको, इधर कोई और अकाउंट है नहीं। हाँ? तो एक अपन बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट XYZ का। थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम बच रहा है, तो देख लेना, XYZ यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Z शो नहीं हो रहा होगा ना आपको? ठीक है, Z अब शो हो जाएगा बच्चा। देखिएगा बच्चा, हम आते हैं इसके बाद ये बैंक अकाउंट में। ये बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 1210, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बेटा, असेट सेट कंप्लीट हो गया। लायबिलिटी साइड में इसका एक टोटल बच्चा कोई मार करके बता दे मुझे कितनी टोटल आ रही है? सर 1,31,680। फिक्स 680। ठीक है, यस सर। इधर बाय
सन्ड्रीज एसेट्स, बेटा सन्ड्रीज एसेट्स आएगी इधर। सर लाइबिलिटीज। सॉरी लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज में सिर्फ एक क्रेडिटर है और कैपिटल तो वहां चला जाएगा। क्रेडिटर्स हैं 11210 के, और एक है रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट, बेटा ये भी यहाँ आएगा। रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट भी लिख देना, चलिए लिख देते। ये हो गया 20,000, ये आ गया 31,210। कैपिटल का जो बैलेंस है बचा, इधर बाय बैलेंस बीडी करके लिखेंगे हम लोग। ये आता है आपके पास 12410 8650 और Z का है 80,620। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा है, शो हो जाएगा आपको। अच्छा, इसके बाद आते हैं इट वाज अग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2020 एंड द टर्म ऑफ द डिसोल्यूशन वर। क्या क्या टर्म से देखिएगा। ए टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट एन अग्रीड अमाउंट ऑफ ₹31,500। ए बिल्डिंग लेके जा रहा है 31,500 में। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पार्टनर्स ही सारी एसेट्स लेकर के जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ बिल्डिंग और टिक मार रहा हूँ, ए लेके जा रहा है 31,500। आगे लिखा है बी हु वाज टू कैरी आउट द बिजनेस to take over the goodwill, stock and debtors at book value and patents and plants, है ना। He was also to pay creditors। अब वो B लेके जा रहा है सब कुछ अमाउंट। ठीक है, मैं एक लाइन और छोड़ रहा हूँ क्योंकि A एक और चीज लेके जाएगा, शेयर्स भी लेके जाएगा ना। B लिमिटेड में मैं क्या लिख रहा हूँ, बीस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, गुडविल, स्टॉक, डेटर, ये तीनों तो बुक वैल्यू से टिक मार लेते हैं। गुडविल 10,000, स्टॉक 11,240 और डेटर 8,740। फिर आगे लिखा हुआ है पैटेंट्स 30,000, पैटेंट लेके क्या वो 30,000 में, प्लांट 5,000 सॉरी। ही वाज आल्सो टू पे क्रेडिटर्स। ये बंदा बी जो है वो क्रेडिटर को भी पे कर रहा है, टू बीस कैपिटल, और इधर लिख रहा हूं मैं क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट पे कर रहा है, पूरा यही वाला वैल्यू 11210। ठीक है। इतना हमारे पास आ जाने के बाद सी लिखा है, सी क्या लेके जा रहा है। देखिए अभी मेरे पास सिर्फ क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ, रिजर्व्स का पेमेंट नहीं होगा, याद रखना, लायबिलिटी साइड से। असेट साइड से मेरे पास से क्या क्या गया है, प्लांट, पैटेंट चला गया, प्लांट चला गया, पैटेंट चला गया। अभी दो बस शेयर्स बचे हुए, देखना बाकी सब ऑलमोस्ट बिक गया, बस ये दोनों शेयर्स बचे हुए। शेयर्स में आपके पास क्या क्या आएंगे, देखिए क्वेश्चन कहता है C to take over shares in X Limited at 15 each by C's capital। C क्या ले रहा है, X के शेयर्स, मैं लिख रहा हूँ X शेयर। क्या रेट में ले रहा है, 15 रुपए का एक शेयर। X के टोटल शेयर है 100, बेटा 100 इंटू 15, 1500 रुपए के शेयर्स हो गए, जो कि C लेके जा रहा है। ठीक है, वैल्यू बता देता हूँ कैसे निकाला, 15 रुपए का एक शेयर इंटू 100 शेयर है तो 1500 रुपए। क्लियर। अब बच्चा द शेयर्स इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहीं पे बच्चा आकर के कंफ्यूज हो जाता है। वाई लिमिटेड के शेयर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। बेटा वाई लिमिटेड के शेयर्स आप ऊपर देखिएगा टोटल 10,000 रुपए के हैं, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो आप सीधा 10,000 को, तो ए को मिलेगा शेयर्स इन वाई लिमिटेड, इनका रेशियो है 7:2:1। क्या रेशियो है, 7:2:1। तो इसको मिलेगा 7,000 रुपए के शेयर्स, 10,000 को 732 में बांट दो, 721 में बांट दो। बी को मिलेगा, मैं यहाँ पे वाई शेयर्स लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट रहेगा, 2,000 और वाई शेयर 1,000। किस रेशियो में बांटा हमने, 7:2 और 1 में। बस आप टोटल मार दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट। 38,500 ए का हिसाब किताब, 21 और 8 29। इसका टोटल बता देना बी वाला मुझे, ऐश्वर्या बता दो बेटा इसका टोटल। 66,980। 980। यस ठीक सर। है, और इधर वाले का बता दिया आपने, इसका 11210 आई क्या, कोई और लाइबिलिटी तो है नहीं पे कर रहे वाली। 42,890।
क्या कह रहे बच्चा? सर डेबिट साइड का टोटल है 1,42,980 142,900 890 142,890 142। मुझे एक सेकंड वेट करना। कितना बता रहे हो? 142,900 890 890। और इसका कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड में कम आ रहा है क्या? यस सर लॉस है कितना अमाउंट का? 3,700 का फिक्स। यस सर ठीक है, एक्स वाई जेड में बांट दे। 3700 को बताना कितना आता है बेटा? सर ए में 2,590 हाँ 2590। वाई में 740 740। और जेड में? सर सी में 370 सी में कितना? 370 ठीक है जी, ये मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चा। ये सी लेके गया, ये देखिए बी, ये ए और ये सी, इन तीनों को पोस्ट करना है पहले पार्टनर्स कैपिटल में। चलिए वैसे तो अपन पूरा ही पोस्ट कर रहे हैं। इधर से आप 2B में जाइएगा, ये बी वाला इधर जाएगा बाय रियलाइजेशन ऑपोजिट साइड में बस। और कौन लेके जा रहा है? बी। बी बोले तो वाई, मैंने गलती से बी लिख दिया बच्चा। ए बी सी डाला है मैंने, इसको एक्स वाई जेड कर लो। एक्स वाई जेड है ना क्वेश्चन में? ए बी सी नहीं क्या? ओके ओके, ए बी सी। मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड कर दिया है गलती से। ए बी और सी, बी के क्रेडिट में जाएगा इधर भी एबीसी। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? हाँ अभी हो जाएगा बेटा सही, घबराओ मत। बाय रियलाइजेशन ये बी का कैपिटल का पोस्टिंग किया, क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन लिख करके 11210। अब यहाँ से डेबिट वाली पोस्टिंग टू रियलाइजेशन, सीधा टोटल मारूंगा एक साथ। ए का क्या है? 38500। बी का क्या है? 66980। मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ बिकॉज मेरा स्पेस थोड़ा कम पड़ गया। और सी में जाएगा 2500। और एक और जाएगा रियलाइजेशन का लॉस 2590 740 और 370। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे टू बैंक बता दो, यहाँ बाय बैंक आ रहा होगा ए का, तो कितना आ रहा है बाय बैंक ए में? टोटल बता दीजिए बच्चा। 28,680 48,650 क्या बाय बैंक? यस सर बाय बैंक आ रहा है ए के अकाउंट में 28,680 और टोटल कितना आ रहा था बेटा? 41,090। सर 40 हाँ नहीं जी, सर 90 यस सर 41,090 आ रहा है ना, सही है ना? यस सर और बी का अमाउंट बता दीजिए, बी का बाय बैंक कितना आ रहा है? 47,860 मुझे बस इसका टोटल बता दीजिए बेटा। इधर का बी में कितना आ रहा है बाय बैंक? 47,860 है क्या बच्चा? यस सर और सी का इधर टू बैंक कितना आ रहा है? 77750 कितना? 77750 77790। 50 ठीक, 50। ठीक है, अभी टोटल आप मारते रहना आराम से। ऐश्वर्या ने इतनी सारी तो हेल्प कर दी, मुझे जो फिगर्स चाहिए थे वो मुझे मिल गए। ये बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर। बस बैंक में जो अपोजिट साइड है ये टू बैंक लिखा हुआ है सी में, तो बाय सीज कैपिटल सी लेकर के आएगा। सॉरी, सी को हमें पे करना पड़ेगा 77750। और ए और बी लेकर के आएंगे टू एज कैपिटल 28,680, टू बीज कैपिटल 47,860।
टोटल कितना आ रहा है बेटा इसका? 77750 आ रहा है यस दोनों सर। साइड्स का। लीजिए जी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एसएस ले लो बच्चा। हाँ जी, 39 में कितने बच्चों को डाउट आया? सर सर ई हाँ, पॉइंट में आया बस, कौन से मटेरियलाइज पॉइंट का में? मतलब सर ई पॉइंट में। ई पॉइंट में डाउट है? A यस सर। contingent liability in respect of bills receivable discounted with the bank had also materialized and had to be discharged for 15,000। देखो आसान भाषा में पहले इसका मीनिंग समझो, ये क्या कहता है। ये कहता है एक कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है बेटा जो फिक्स लाइबिलिटी नहीं है। वो लाइबिलिटी किसी काम के होने पे वो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, अभी तक वो फिक्स नहीं है, वो डाउटफुल लाइबिलिटी है। तो क्वेश्चन कहता है ऐसा है कि कंटिजेंट लाइबिलिटी थी बिल्स रिसीवेबल की। क्या होता है, बीआर जब आप डिस्काउंट करवाते हो ना बैंक से जाके, और सामने वाला बंदा जब तक पैसा नहीं देता, वो आपकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहलाती है। बिकॉज डाउट रहता है कि वो बंदा अगर टाइम पे पैसा नहीं देगा तो बैंक हमारे अकाउंट से काटेगी काटेगी। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी का क्वेश्चन कह रहा है ऐसा, हमने जो बैंक से डिस्काउंट करवाई थी वो मटेरियलाइज्ड हो गई। मटेरियलाइज मतलब अब हमें पे करनी है, कंफर्म है कि वो अब हमारी लाइबिलिटी बन गई, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी से लाइबिलिटी बन गई, और उसका हमें 15,000 रुपए का पेमेंट करना है। तो आप यहाँ टू बैंक लिखोगे, डेबिट साइड में टू बैंक, नीचे बीआर डिसऑनर लिख करके 15,000 रुपए डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट? इतना पहले एक बार एसएस ले लीजिए सब बच्चे। कंप्लीट हो गया बच्चा ये वाला क्वेश्चन। 39 में किसी बच्चे को डाउट हो और भी, और करवाना हो तो बता दो। मुझे लग नहीं रहा है करवाने जैसा, इसीलिए मैंने जो है वो करवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा। फिर सिर्फ यही होगा, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला टॉपिक नहीं होगा आज जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना है। आप बता दीजिए, वैसा करवा दें। चलिए, नहीं है किसी बच्चे को डाउट तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रियलाइजेशन एक्सपेंस के टॉपिक को। मैं इसको हटा रहा हूँ। बच्चा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब इसी की बेसिस पे हम सारे जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन जो 1 to 16 छोड़े ना वो कर पाएंगे। और आप कहेंगे सर इसके आगे के क्वेश्चंस, इसके आगे के क्वेश्चंस जो है ना बेटा आपको नहीं करने हैं वैसे तो, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हट चुके हैं। ये आपको मेमोरेंडम मैनशीट बनाने वाले क्वेश्चन हट चुके हैं। एक बार मैं कल फिर टैली कर लूंगा, हाँ, और उसके बाद आपको अगर होंगे तो करवा देंगे इसमें से। एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। बेटा हम जब कभी हमारे बिजनेस को बंद करते हैं तो एक ऐसा पर्सन हमें अपॉइंट करना पड़ता है जो कि हमारे बिजनेस के असेट्स को बिकवाए और लाइबिलिटीज को हम उसमें से पैसा निकाल करके पे करते हैं। जो बंदा हमारी असेट्स बिकवाता है उस बंदे को हम एक फिक्स कमीशन देते हैं, या तो कमीशन देंगे या हो सकता है वो पैसा हमारी कंपनी डायरेक्टली खुद ही भुगतेगी। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन मतलब वसूल करना, यानी पैसे वसूल करना, असेट्स बेच करके पैसा वसूल करना। और रियलाइजेशन एक्सपेंस यानी वसूली से रिलेटेड खर्चे, जो पैसा हमने वसूल किया है असेट्स को बेच करके, जो पैसा हमने लिया है उससे रिलेटेड खर्चे। ठीक है, तो इनके लिए अलग से अकाउंटिंग होती है। आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ अकाउंटिंग फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। अकाउंटिंग फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। बेटा अब इसमें जब अकाउंटिंग करते हैं तो आपको दो तीन चीजें ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? बहुत सिंपल सी चीजें। एंट्रीज बनाने का एक तरीका है यहाँ पे। रियलाइजेशन का खर्चा पे किसने किया है और बियर किसे करना था, और इधर आएगा जर्नल एंट्री। समझते जाइएगा, टिपिकल नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल है। अगर मैं इसमें फर्स्ट अलग अलग पॉइंट डाल करके लिखूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए जी, मैं कहता हूँ रियलाइजेशन का खर्चा चुकाया फर्म ने है और चुकाना भी फर्म को था। बियर मतलब होता है पेबल किसके द्वारा था, वो चुकाएगा कौन वो पैसा? तो जनरली फर्म ही चुकाती है बेटा।
तो मैंने कहा जब फर्म को चुकाना था और फर्म ने ही चुकाया वो एक्सपेंस, तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक इसीलिए बिकॉज बिजनेस के अकाउंट से पैसा जा रहा है, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहली एंट्री क्लियर हो गई। दूसरी एंट्री समझना, मैंने कहा अगर ये खर्चा फर्म पे करती, अगर ये खर्चा चुकाता पार्टनर, कोई भी पार्टनर सपोज बी चुका देता, और चुकाना किसको था? फर्म को। मैंने क्या बोला? जनरली ये पैसा कौन खर्च करता है? जनरली ये खर्चा किसका होता है? बिजनेस का। तो मैंने कहा बियर तो करना था फर्म को, मतलब वो पैसा चुकाना तो फर्म को था, बट चुका किसने दिया? पार्टनर ने। तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर को, हाँ बेटा बोलो, एक बार कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद बोलना, एक बार कंप्लीट कर लेने दो। मैंने बोला अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से कहे कि ये खर्चा रियलाइजेशन का बियर तो फर्म करेगी, मतलब चुकाना तो फर्म को है, लेकिन एक्चुअल में जो पैसा है कैश है वो पार्टनर ने पे कर दिया, तो बेटा उस केस में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उस पार्टनर का नाम, जिस पार्टनर ने पे किया ना। जैसे अपन ने बी ने लिखा है तो बी का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस क्या करेगा? बी को फिर से उसके पैसे दे देगा, देगा मतलब कैश में ना दे करके क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ बेटा अब बताइए क्या डाउट आ रहा है आपको? बोलो बच्चा। कोई कुछ बोल रहा था? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला? ठीक। ओके, तीसरा टॉपिक बेटा, इसी में तीसरी चीज क्या आएगी देखना। अभी तक फर्म ने चुकाया, फर्म को चुकाना था, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पार्टनर ने चुकाया, चुकाना फर्म को था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इन दोनों एंट्रीज को मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो समझना, जो बियर करता है ना, बियर, उसको तो डेबिट करते हैं, जो बियर कर रहा है जनरली, और जो पे करता है उसको क्रेडिट करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करना, ये आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस टाइप के एंट्रीज में। अगर फर्म बियर करती है ना, फर्म जब भी बियर करेगी, देखो अब रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट फर्म बियर करती है तो, और फर्म ही पे करती है, जब पे भी कौन करती है? फर्म ही, तो टू बैंक आएगा। और अगर कोई पार्टनर पे करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा, जिस पार्टनर ने पे किया। अभी समझ आएगा आपको और दे दे रहे। तीसरा में ले रहा हूं, समझना, अगर कोई पार्टनर है उसने पे किया और बियर भी उसी पार्टनर को करना था, किस पार्टनर को? बी कोई बियर करना था, तो बेटा हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब हम हमारे बिजनेस में क्यों एंट्री करें? वो बी अपनी पर्सनल बुक्स में एंट्री करेगा उसकी, ठीक है। इन चीजों को अपने साथ साथ समझना। अब समझना, यहां मैं लिखता हूं, अब पे किया है फर्म ने और बियर करेगा पार्टनर। अब मान लीजिए वो पार्टनर है बी, तो बेटा अगर फर्म चुकाना पार्टनर को था और चुकाया फर्म ने है, तो एंट्री बनेगा उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसे हम लोग बी कहेंगे, टू बैंक अकाउंट। मैंने क्या बोला आपको? बियर करने वाला डेबिट साइड में, तो बियर इस बार किसने किया? पार्टनर ने किया, तो पार्टनर का नाम डेबिट। फॉर्म करती है तो रियलाइजेशन डेबिट, जब भी फॉर्म ने बियर किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जब पार्टनर ने किया है इस वाले केस में तो पार्टनर डेबिट। इस केस में भी पार्टनर डेबिट होता है, लेकिन एंट्री क्या होती है समझो। ये इसकी एंट्री अगर मैं आपको बना करके रफली आपको समझाने के लिए बताऊं, तो बियर किसने किया? इस पार्टनर ने, तो आप करते सर बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पे किसने किया? पार्टनर ने, तो बेटा बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बिजनेस से पे किया तो बी का कैपिटल कम हो जाएगा, तो दोनों कट ही जाएंगे ना, ऑलरेडी नो एंट्री कहलाएगा। समझ गया? इसलिए मैंने इसकी एंट्री पास नहीं की। आपको ये समझना है, जब कभी पे भी उसी पार्टनर को करना हो और बियर भी उसी पार्टनर ने किया हो, तो बेटा आपको जर्नल एंट्री कुछ नहीं करनी उसकी। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट सर इसके कैपिटल अकाउंट में भी नहीं होगी क्या? कहीं पे भी नहीं जाएगा, बस यहाँ पे जाएगा इसमें।
अगर फर्म ने पे किया और पार्टनर को बियर करना था तो एंट्री बनेगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कटेगा, ये पैसा कट रहा है, और टू बैंक, बैंक से बिजनेस से कम हो रहा है, जो पे करता है वो क्रेडिट, बिजनेस पे करेगा तो बैंक क्रेडिट। आप ऊपर देखिएगा जब बिजनेस ने पे किया ना फर्म ने तो टू बैंक किया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी टू बैंक, समझ गए? सर अब एक थर्ड चीज पॉइंट में तो कैपिटल में नहीं होगी क्या एंट्री, कैपिटल अकाउंट एक में? बार कंप्लीट कर लेने दो, बाद में बात करना, पहले कंप्लीट कर लेने दो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, फिलहाल मत बोलो बीच में, मुझे समझ नहीं आएगा फिर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक बार कंप्लीट कर लेने दो। देखिए इसके बाद एक एक आता है बेटा कि अगर मान लीजिए पे किया है एक पार्टनर ने, पे किया है एक पार्टनर ने, उस पार्टनर का नाम क्या है, मान लेते हैं ए नाम, और बियर करना था दूसरे पार्टनर को, किसको बियर करना था, बी को, मतलब चुका दिया है ए ने, चुकाना था बी को, तो बेटा समझना एंट्री बनेगा पार्टनर्स, यानी बी वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी के अकाउंट से कटेगा क्योंकि बी को चुकाना था, और टू ए को मिलेगा, मैं ए लिख रहा हूं, आपको लिखा ए इज कैपिटल, सीधा सीधा सा, जिस पार्टनर को मिलना है, मतलब जिस पार्टनर ने बियर किया है बेटा उसको तो करना है आपको, ये बी को बियर करना है तो उसको करना है डेबिट, बियर वाले बंदे को क्या करना है डेबिट, और जिसने पे किया उसको क्या करना है क्रेडिट। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। अब बेटा इसके बाद लास्ट आखिरी इसके पॉइंट पे आते हैं, वो पॉइंट क्या है जरा देखिएगा। मान लीजिए बिजनेस ने, ऐसा आया भी है ना, बिजनेस ने एक फिक्स अमाउंट दिया है, जो 6 वाला केस है उसको मैं ये ऐसे टेबल में नहीं लिख पाता, और 6 वाला केस इस तरीके से इंडिविजुअल लिखा जाता है। इफ firm pays a fixed amount of commission और remuneration, कुछ भी लिखो, commission to a partner for bearing to bear realization expense, to bear realization expense। अगर फॉर्म ने किसी पार्टनर को एक फिक्स्ड अमाउंट दिया है कमीशन के फॉर्म में, किस किस चीज के लिए, टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर करने के लिए, तो बेटा उस केस में एक स्पेसिफिक एंट्री पास होगी, वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उस पार्टनर का नाम, जिस पार्टनर को फिक्स अमाउंट दिया है, ठीक है। अब ये एंट्री होने के बाद आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है दो टाइप की। क्या इंफॉर्मेशन होती है, आपने एक तो फिक्स अमाउंट दे दिया कमीशन के फॉर्म में उस पार्टनर को, अब क्वेश्चन आपको ये कहेगा कि रियलाइजेशन का खर्चा हुआ और वो खर्चा फर्म ने चुकाया, समझना। अब जैसे ही आप एंट्री पास करते हैं ना, ये एंट्री पास करते हैं, इस एंट्री को पास करने के बाद ये फिक्स हो जाता है कि बियर कौन करेगा, पार्टनर। क्यों फिक्स हो जाता है, क्योंकि हमने बिजनेस के उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन दे दिया है, बियर कौन करेगा, पार्टनर। अब पे किसने किया है, अगर पे पार्टनर ही करे, समझो बियर बाय पार्टनर और पे बाय पार्टनर हो तो और कोई एंट्री नहीं होगी, बस एक ही एंट्री खत्म हुई और उसके अलावा कोई बात नहीं होगी, बियर बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देता है, ये एंट्री करने के बाद, ये फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन देने के बाद ये तो फिक्स हो गया कि बियर कौन करेगा, पार्टनर, लेकिन क्वेश्चन आगे देता है कि ये रियलाइजेशन का खर्चा बिजनेस ने पे किया, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ये वाला केस बन जाएगा कि बियर किसको करना था, पार्टनर को। फोर्थ वाला केस बियर किसको करना था, पार्टनर को, चुका किसने दिया, फर्म ने, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। किस स्पेसिफिक केस में, जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको ये बोले कि पे जो है वो रिलेशन एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिया, ये एंट्री देने के बाद तब आपको इसके साथ ये एंट्री तो करनी है, फिर ये फोर्थ वाली एंट्री और करनी है, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं रीड विथ एंट्री नंबर 3 एंड 4, इसमें थर्ड और फोर्थ एंट्री भी आएगी जैसा क्वेश्चन कहेगा। अब बेटा इतना इतना एसेस ले लो, ये पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंस का टॉपिक है,
इन शॉर्ट हमारी शॉर्टकट ट्रिक से टेबल बनाई हमने। किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है क्या बच्चा? सर हाँ बेटा। सर वो 37 क्वेश्चन में आया था ना, एक अंजू वाला जो क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल था ना। तो सर इसमें से कोई केस है या अभी कुछ और आएगा? ये वही केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अंजू सर को उसमें आपने कौन सा केस हुआ? जो 37 क्वेश्चन था ना, उसमें मैंने आपको यही करवाया था, आप थोड़ा सा याद करना। हमने अंजू को एक फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन दिया था। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अंजूस कैपिटल हमने डाला था 7825 रुपीज, याद होगा आपको, कल ही किया है। उसकी पोस्टिंग यस मैंने आपको सर। रियलाइजेशन के डेबिट में टू अंजूस कैपिटल लिखवा करके ब्रैकेट में कमीशन, नीचे आपको अमाउंट भी लिखवाया, इतने रुपए का इतना 5%, 7865 रुपीज आया था। फिर मैं लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंस 7500 के थे। अब 7500 के थे तो ये कौन पे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, बियर अंजू को करने थे तो अंजू नहीं पे किए होंगे, इसलिए 7500 का हमने कोई पोस्टिंग नहीं किया था। ये शायद हर्षिता ने पूछा भी था मुझसे कि सर आपने 7500 का क्या किया, तब मैंने बताया यस था कि सर। टॉपिक के साथ बताऊंगा। तो ये टॉपिक वही है बेटा। अभी स्पेसिफिकली और क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, आप देखना अभी आ जाएंगे और, ठीक है। अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन सिर्फ सिंपली ये कहता है रियलाइजेशन के खर्चे हुए, दैट्स इट। ये नहीं बता रहा कौन पे कर रहा है कौन नहीं पे कर रहा है। तो आप याद रखना बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट यही होगा, फर्स्ट वाला। बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट आपका फर्स्ट वाला केस होगा। दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट वाला केस फॉलो करना है। बाय डिफॉल्ट केस नंबर 1 फॉलो करना है। अब आप आइए जरा बच्चा, मैं आपको बताऊं ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसमें सारे रिलेशन एक्सपेंस वाले पॉइंट्स दिए हुए। तो बेटा अगर आप अपनी बुक खोलेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा, जहां हमने 18 से रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट किया था ना, अगर आप पीछे से आ जाएंगे एक्सरसाइज लिखा आएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ इसी के बेस पे, सिर्फ 2, एक क्वेश्चन आज टच करेंगे, ठीक है। चलो देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हटा रहा हूँ, एसेस ले लिया बच्चा सब बच्चों ने, ठीक है। सुनिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में करवा देंगे। क्वेश्चन 2 सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ए बी सी डी करके 4 पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट कहता है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 1500 आ गया, बाय डिफॉल्ट फर्म ने पे किया, फर्म को बियर करना था। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट 1500, ठीक है। बी केस एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर, 600 रुपए का खर्चा था, पे किसने किया? मोहन ने। बेटा पेड बाय मोहन, तो बियर किसको करना था? बियर किसको करना था? पेड वाला लिखता नहीं मैं आपको, देखिएगा नहीं आपको इसकी। बियर ऑब्वियस ही बात है फर्म को करना था, फर्म का खर्चा था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल 600। सी वाला पॉइंट, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म वाज asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission of 2006 वाला केस। मोहन को हमने कहा भैया डिसोल्यूशन का ध्यान रखना, हम आपको 2000 रुपए दे रहे हैं। ये एबीसीडी 4 अलग अलग पॉइंट है, कंपेयर मत करना। तो जब कभी आप फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन देते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सेम मोहन्स कैपिटल 2000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, motor car of book value of rupees 50,000 taken by creditor of the book value of 40,000 in settlement, no entry। अगर कोई असेट, अगर कोई पार्टनर ले जाए तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम ही क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो बहुत इजी वाला था, जिसमें 3 तो रियलाइजेशन वाले एक्सपेंस के 3 पॉइंट थे और डी वाला पॉइंट रियलाइजेशन अकाउंट से बिलोंग करता था। अच्छा जी, अब आपको क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं जरा नोट कीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चंस। अच्छा इसमें अब आपके बेटा असेट्स, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने वाले असेट्स, लायबिलिटी ट्रांसफर करने वाले एसेट्स को पेमेंट करना, असेट्स का रियलाइज करना, लायबिलिटीज का पेमेंट करना, वो वाली एंट्रीज भी आएगी,
होमवर्क क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 6, 7 तक करना। देखिए कितने होते हैं आपसे फिर जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस। 1-2 दिन में हो जाएंगे बेटा सारे के सारे। ये आपके जो जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन से ज्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चा, आज की क्लास यहीं फिनिश। हाँ बेटा बताओ। इनको क्लास रहना दो आज। क्यों?